तो किलायत विधानसभा में अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की बहुत सारे एमएलए दावेदार हैं वो आज़ाद भी हैं, तो पोजीशन क्या देखते हैं आप उनके सामने टक्कर में कहाँ तक देखते हैं आप, किस तरह चुनावी जो समीकरण है बिगाड़ोगे आप? आज विशेष रूप से माजरा साहब हैं भी कमलेश जी का आरोप लगाते हैं कि पैसा पैसा करती है, भी रब से भी नहीं डरती है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनका तो एक ही टारगेट, जो पार्टी सत्ता में होती है कि 24 घंटे उसकी चुगली करे जाओ, लोग अपनी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, फिर अपने को दे देंगे, फिर दूसरी पार्टी उनकी वही बात उनकी काट करने लगेगी। जब सभी एक ही पार्टी से टिकट मांग रहे हैं तो टिकट 100% मैं दावे के साथ कहूँ 10 फरवरी को हुड्डा साहब किलायत की अनाज मंडी में अब जयप्रकाश के लड़के की टिकट की घोषणा करके जाएंगे। 100% है। तो ये सभी फिर बाद में बयान देंगे हम पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते, उनका तन मन धन से साथ बैठ जाएंगे, साथ बैठ के अंदर खाते सभी मेरा साथ देंगे। अच्छा, बिल्कुल अंदर खाते मेरा साथ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव किलायत विधानसभा में अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ और जबरदस्त मुकाबला है सभी के बीच में। आखिर इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको लेकर तमाम नेता से हम बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र शेखर जी हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे 2024 में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, मैं 2024 का विधानसभा चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा। तो किलायत विधानसभा में अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बहुत सारे एमएलए दावेदार हैं वो आज़ाद भी हैं, तो पोजीशन क्या देखते हैं आप उनके सामने टक्कर में कहाँ तक देखते हैं आप, किस तरह चुनावी जो समीकरण है बिगाड़ोगे आप? देखिए, हम किसी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी सोच है किलायत विधानसभा में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना। जहाँ तक उन विधायकों की बात, जो मौजूदा मंत्री की बात है या पुराने विधायक रह चुके हैं उनकी बात है, उनका खेल जनता बिगाड़ेगी और वो बिगाड़ ही चुकी है, क्योंकि वो मन से उतर चुके हैं जनता के। और जो जनता ये चाहती है कि कोई नया चेहरा सामने आए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और पढ़े लिखे के साथ साथ पढ़ा हुआ भी हो, अथक परिश्रम करने वाला हो, जो अपने इलाके की तस्वीर बदल सके। लेकिन जनता अब उब चुकी है, क्योंकि ये 2 परिवार 3 दफा एमएलए बन चुके हैं और जो तीसरा जयप्रकाश जी का परिवार 1 से अधिक बार यानी लगभग 6 बार एमएलए और एमपी रह चुका है। अब जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। नए चेहरों की मांग है, चाहे वो राजनीतिक दल से टिकट लेके आए या कोई आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं गांव का पूर्व सरपंच रह चुका हूं और एमए पीएचडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। मेहनत के मामले में मैं इन प्रत्याशियों को नहीं जाने दूँगा, ठीक है जी। और पब्लिक से मैंने हर गांव में जाके सलाह मशवरा किया मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और उन लोगों की सलाह से ही मैंने ये कदम उठाया है कि मैं 100% विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जी। ठीक। तो टक्कर में क्या देखते हैं चुनावी समीकरण किस तरह बिगाड़ोगे आप, क्योंकि टक्कर देना बहुत मुश्किल है, तो कहाँ पोजीशन देखते हैं आप अपने आप की? दावेदार बहुत हैं, दुनिया भर के खड़े हैं एमएलए दावेदार। अगर केवल हम एक पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, ज़्यादातर लोग जो चुनावी मैदान में आए हुए हैं, तो चुनाव सभी गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो एक ही पार्टी के लोग हैं, वो विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। तो आपको पता है जो एसआरके ग्रुप है, जो सुरजेवाड़ा, शैलजा और किरण का जो ग्रुप है, वही लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं। और दूसरी तरफ हुड्डा की तरफ से जयप्रकाश का परिवार है। 10 फरवरी को मुझे उम्मीद है कि हुड्डा साहब जयप्रकाश के लड़के की टिकट की घोषणा करके जाएंगे। ये 100% है। वो क्यों? क्योंकि रामपाल माजरा जी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में आएंगे। वो सुरजावाड़े के सबसे खास व्यक्ति आज के दिन अगर कोई है कैथल जिले में, वो माननीय रामपाल जी माजरा जी हैं। उनको वहाँ से ना हुई है, कांग्रेस पार्टी से ना हुई है, तभी उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का फैसला किया है। तो अगर रामपाल माजरा जी ने ना कर दी, इसका मतलब जयप्रकाश के परिवार को ठीक है, इसको दोहरा ही नहीं। तो ये जो और लोग हैं जो सुरजेवाड़े से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, चाहे हम अनीता ढूल भटसिकरी की बात करें, शैलजा ग्रुप उसी में है, अगर श्वेता ढूल की बात करें वो भी सुरजेवाड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो ये केवल और केवल
माननीय रामपाल जी माजरा की सूरत अनाने के लिए भी अपने साथ जोड़ दिए इन्होंने। ये मतलब सुरजेवाड़ा की साजिश है, अच्छा ताकि ये निर्दलीय मैदान में ना आए अच्छा। और रामपाल माजरा की सूत आ जाए। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी जितने एमएलए ना विधानसभा में उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर पार्टी टिकट देगी ठीक है, नहीं आजाद चुनाव लड़ाएंगे गारंटी है 100%। तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, ज्यादातर जो मतलब कांग्रेसी प्रत्याशी कह रहे हैं हम टिकट लेके आएंगे, उनका मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा हम उनका ईमानदारी से साथ देंगे। अच्छा, तो उन्होंने आजाद के लिए तो नहीं कहा किसी ने। कि मैंने तो आज तक उनका सोशल मीडिया पे या कहीं किसी और मीटिंग में जी। अनीता डूल बड़सिकरे ने कहा बिल्कुल क्लियर है, आपने अनिता रूल ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर, हाँ भाई अगर टिकट मिला ठीक है कांग्रेस पार्टी का, नहीं तो आजाद पक्का लड़ेंगे, गारंटी है 100%। और जीत का दावा कर रहे हैं बहुत सारे एमएलए, तो कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, इतनी गारंटी दे रहे हैं जी बहुत सारे। देखो ये दोनों हमारी बहनें हैं, श्वेता रूल अनीता रूल, क्योंकि रूल का जो सिस्टम है वो सेगा गांव के साथ इनका भाईचारा है, तो हमारी ये बहनें हैं, इनका भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्यों? क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है, परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी, देर सवेर जिस विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी वो आरक्षित होंगे और मेहनत करने वाले के देर सवेर काम आएगी, क्योंकि महिलाएं ये चुनाव लड़ पाएंगी ना। तो इन दोनों बहनों का भविष्य में मतलब चुनना निश्चित है देर से। विधानसभा में अगर बात करें चुनावी प्रचार किस तरीके चला हुआ आपको, और क्या कुछ व्यवस्था है, क्या प्रचार प्रसार में मैं प्रयास कर रहा हूँ जी, गांव दर गांव जा रहा हूँ और डोर टू डोर अभियान छेड़ रहा मैं। सबसे पहले तो मैंने सलाह मशवरा लिया बड़े बुजुर्गों से भी क्या मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। बुजुर्गों ने पूछा बेटे तू टिकट क्यों नहीं लेता किसी पार्टी की, तो मैंने अपनी तरफ से कहा भी जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने तो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार का समझते थे रामपाल माजरा, वो हाथ खड़े कर गए भी हमें जब मुझे नहीं टिकट मिल रही तो मेरे जैसे व्यक्ति को कौन देगा, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इससे तो अच्छा भी हम किसी राजनीतिक दल में जाएं, फिर कल को कहें भी हमने पार्टी छोड़ दी, आज मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा, तो पहले ही फैसला ले लिया। कहने का वो जो मुख्य राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, तो वो मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी, क्योंकि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। बहुत सारे एमएलए दावे कर रहे हैं कि बरसाती मंडक है अभी आजादी होने पर कह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो अभी दिखाएंगे चुनाव के नजदीक गायब हो जाएंगे, क्या ना कहो अभी तो गायब हो जो क्योंकि स्टार्टिंग का भेड़ समझौता करता है। देखो जी, मैं अन्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं 2018 से प्रयास कर रहा हूँ। दुष्यंत के सामने भी मैंने टिकट के लिए प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, और उसके बाद मैं सुख दुख में आता जाता रहता हूँ। और अब भी पिछले वर्ष ही मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की थी और पोस्टर और बैनर भी इलाके में लगा दिए थे, अब भी लगे हुए हैं पिछले साल के ऊपर। तो मैं तो अपने ही कह सकता हूँ कि दूसरे के बारे में अपमानजनक बात का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। कितने नंबर दोगे जो पिछले में एमएलए रह गई या अभी एमएलए में चुना है विकास तो पिछला में अगर हम करें भी ज्यादातर फैशन क्या है भी, आज विशेष रूप से माजरा साहब हैं भी कमलेश जी का आरोप लगाते हैं भी पैसा पैसा करती है भी रब से भी नहीं डरती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनका तो एक ही टारगेट, जो पार्टी सत्ता में होती है कि 24 घंटे उसकी चुगली करे जाओ, लोग अपनी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, फिर अपने को दे देंगे, फिर दूसरी पार्टी उनकी वही बात उनकी काट कर लेंगे। मतलब तीनों परिवारों ने इसमें कोई दो राय नहीं है भी अच्छा काम किया। मैंने कहता किसी ने विकास कार्य जो इन पे बन पाया कलैत विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो लेकिन अब पब्लिक इनको काट रही है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक बार ये बन चुके हैं, 3 बार दोनों परिवार बन गए, कमलेश का परिवार, रामपाल माजरा का परिवार 6 बार जयप्रकाश बन गए, तो विधानसभा क्षेत्र के लैद से भी एक विधायक बन चुके हैं। और यहाँ लोक विश्वास भी है, देखो कपिल मुनि की भूमि में एक लोक विश्वास है, जो एक बार विधायक बन लिया तो दोबारा विधायक नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों के बारे में मैं कह नहीं सकता, जो पुराने हैं जैसे जयप्रकाश जी हैं, रामपाल माजरा जी हैं या कमलेश जी हैं, वो एक लोक विश्वास है। हाँ जी, अपनी तरफ से नहीं कहना, अभी बुजुर्ग बता रहे हैं। हाँ, तो अभी अगर बात करें विधानसभा में विकास कार्य का मामला में राजेंद्र कृष्ण टांडा का के कुछ पोजीशन देखते हैं 2024 में जीतते आ रही करके देखो। ज्यादातर लोग जब भी गांव दर गांव जाते हैं तो सत्ता पक्ष की बात करते हैं, विपक्ष का भी बात करते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोगों से लोग मतलब 100% नाराज होते हैं, विशेष रूप से कमलेश से। अच्छा, हाँ, क्योंकि कमलेश की बात है ना, तो केवल कलैत विधानसभा की बात है,
तो बहुत सारे एमएलए पहले भी रैली है, जनता वोट देने के बाद थका सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो जनता को उम्मीद हुआ ना अभी बार भले कि हमारे आपके बात हुई काम होगी हमारे उसके, लेकिन काम नहीं हो पाते के कहना हो कि आप ऐसे निकल जो के कहना ऐसे है जी। मैं भी एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1994 से मैं पार्टी में जुड़ा था और मैंने ईमानदारी से पार्टी में काम भी किया है। लेकिन पहले फैसला क्या था, पब्लिक इनके साथ जुड़ी क्यों थी, इनके दरवाजे क्यों खड़ी रहती थी, एक रोजगार के लिहाज से ज़्यादा जाती थी भी हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए। तो किसी भी पार्टी ने कोई कुछ भी कहे, चाहे वो मेरी पार्टी थी चाहे कांग्रेस पार्टी थी, मेरिट बेस पर कोई भी भर्ती की नियुक्ति नहीं। हाँ, इतना बुरा हाल था राजनीतिक दलों में। तो जेबीटी और बीएड के एडमिशन भी मेरिट बेस पे नहीं होते थे, वहाँ भी अप्रोच लगाई जाती थी। तो अब मतलब इस सरकार को मैं इस मामले में बता ही देता हूँ, कुछ मामलों में 100% तो नहीं है, 100% तो पर्ची चलती थी, इसमें दो अपने डियर एंड नियर को प्राथमिकता ये लोग देते थे। अगर मैं खुद अपनी बात करूं, असिस्टेंट वो क्या स्कूल कैटर लेक्चरर के लिए हमने अप्लाई किया। मेरे दोस्त थे काकुत गांव से स्वाद थे, वो भी दौड़ में थे। हम दोनों MA PhD और UGC नेट क्वालिफाइड, वो भी UGC नेट और PhD नेट JRF। वो बाद में उनकी खट्टर सरकार में CH में सिलेक्शन हो जाती है और स्कूल लेक्चरर के हुई हो गए नहीं। अच्छा बताओ, कांग्रेस राज में उनकी सिलेक्शन ही ना, मेरी सिलेक्शन हुई, और जो सिंपल MA पास है वो लग गए। तो ये क्या था, पर्ची और खर्ची वाली बात थी। अपने डियर एंड नियर को उन्होंने प्राथमिकता दी है, हुड्डा साहब ने भी। अभी तारीख कर रहे हो इधर आ रहे हैं जितने आपके सामने होके देखो नहीं, यहाँ अब इनका कोई स्थान नहीं। अच्छा हाँ, वो क्यों नहीं है, ये कहने की बात है। जब सभी एक ही पार्टी से टिकट मांग रहे हैं तो टिकट 100% मैं दावे के साथ कहूँ 10 फरवरी को हुड्डा साहब कलैत की नाज मंडी में अब जयप्रकाश के लड़के की टिकट की घोषणा करके जाएंगे। 100% है। तो ये सभी फिर बाद में बयान देंगे हम पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते, उनका तन मन धन से साथ बैठ जाएंगे। साथ बैठ के अंदर खाते सभी मेरा साथ देंगे। अच्छा, निश्चित साथ के साथ बिल्कुल अंदर खाते मेरा साथ देंगे। अच्छा बिल्कुल है। हां अच्छा, जो वोट में ना उसके बारे में कहते हैं कि नजर नहीं आ रहा, वो मेरे वोट हो गए ऐसा क्लास विधानसभा के आवाज कि दुनिया भर के एमएलए आ रहे हैं, हम बरसात नहीं आवे एकदम फटाफट पड़े एकदम बरसात आ गया। ये हालात केवल कलैत नहीं है। अब युवा वर्ग पहले राजनीति में आना पसंद नहीं करता था, अब मूल्य बदल चुके हैं राजनीति के भी। युवा वर्ग भी यहाँ आजमाना चाहता है अपने आप को। तो हर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी होगा, और मैं दावे के साथ कहूँ अब की बार त्रिशंकु विधानसभा होगी हरियाणा में, और निर्दलीय सरकार बनाएंगे हरियाणा में। आप चंबित होंगे इस बात पे, वो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोकने के लिए निर्दलीय को समर्थन करेगी, और अगर कांग्रेस के कुछ विधायक बन गए तो कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और निर्दलीय का ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हमारे जान पहचान के जो साथी हैं उन्होंने ज्यादातर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी है, और कुछ बीजेपी में भी है। पता भी टिकट एक को मिलनी है, वो सभी के सभी जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो निर्दलीय मैदान में होंगे। हरियाणा अंदर किस पार्टी का स्पाई होगा, किस पे खतरा मंडरा रह रहा है सबसे ज्यादा आपके शब्द की बात? खतरा जी त्रिकोणीय मुकाबला है, निर्दलीयों के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अन्य पार्टियां साथ। अच्छा, हर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेगा आपकी बार। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस, तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जी, जनता आपको एमएलए बना देते हैं विधानसभा में, तो क्या कुछ विकास करोगे, कितने कुछ सच्चाई आपकी बात में कुछ काम करोगे? तो सच्चाई का तो ये है जी, मैं जैसे गांव का सरपंच रहते, सरपंच की जिम्मेवारी मुझे मिल चुकी है। तो बड़े बूढ़े कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाए। अगर मैंने मेरे गांव में विकास कार्य करवाया तो लोग उम्मीद करते हैं भी ज़्यादातर जो ग्वांड के लोग हैं, बेहरा अभिषेक गाँव में राजेंद्र ने काम करवाए हैं, तो उसी उम्मीद पे मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। भी लोग मुझे चाहने लगे, मेरी मेहनत का मुझे फल मिलने लग गया, तो मैं अथक परिश्रम करूँगा, उसमें दो राय नहीं। तो ज़्यादा सर मतलब जो फ्रॉड मारना मैं पसंद नहीं करता। जनता की अपील करो, जनता को अपना वोट देवे, तो उसके बारे में अपील करना चाहूँगा। ये अपील तो मैं ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो अभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मेरा तो यही कहना है कि जो नया कैंडिडेट है, चाहे किसी भी पार्टी का है, चाहे निर्दलीय है, तो पहली बात तो पढ़े लिखे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे एक राजनीति की ऐसा सेक्टर है जिसमें एक तो न्यूनतम उम्र सीमा तो है, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। एक दूसरी इसमें शैक्षणिक योग्यता का कोई मानदंड नहीं है।
तो अगर सरकार गंभीर नहीं है, सरकारें गंभीर नहीं है, योग्यता शैक्षणिक योग्यता संबंधी विधेयक लेके नहीं आती, पब्लिक ला सकती है। पब्लिक ना बनाए उनको, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाए, और पढ़े लिखे में भी कटे हुए व्यक्ति को बनाए। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़े लिखे रह के फिर उसमें एसी में बैठे रहना, काम नहीं करना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है नहीं, वो जो धूप से, गर्मी, सर्दी से, मतलब मेहनती बंदा जो ग्राउंड का काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बंदा सही है। हाँ बिल्कुल सही, इसमें तो राय नहीं। तो उस व्यक्ति को चुने, चाहे कोई भी। तो आप क्या अपील करोगे, आपका खुद के बारे में कोई आप जुड़ना चाहते हो, किसी तरह जुड़ पाओगे आपको कराता? मैं जहाँ तक मेरे साथ जुड़ने की बात है, मैं मतदाता के पास में कोशिश करूँगा कि हर गांव में, हर घर में जाके आऊँ, उसका मोबाइल नंबर लिख के ले आऊँगा, उसे अपनी नीतियों के बारे में बताऊँगा, और जो विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उनके बारे में बताऊँगा, तो उनके समाधान किस तरीके से उनका समाधान हो उसके बारे में बताऊँगा। अगर हम समाधान की बात करें, जैसे अपनी राज्यसभा है, आज के दिन में राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत करता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर जो हम उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनमें 5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। इन मामलों का समाधान कैसे हो सकता है? इन मामलों का समाधान केवल और केवल आप पंचायतों के जो प्रतिनिधि है ना, वो कर सकते हैं। राज्यसभा में उनके लिए पद आरक्षित होने चाहिए, मनोनीत होने चाहिए। तो जो सभी के सभी पद हैं, वो सभी के सभी राज्यसभा के सदस्यों के, जैसे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से ले सकते हैं, जैसे कोई वकील है, कोई कृषि वैज्ञानिक है, और कोई और खेल क्षेत्र से है, या खाप पंचायतों का खास प्रतिनिधि है, उन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं अपने अपने सेक्टर में। आपसे लास्ट सवाल है मेरा, राजनीतिक माना क्यों समझा आपने चुनाव लड़ना के? राजनीति तो मेरे बचपन से मैं राजनीति में ही हूँ। बचपन का मतलब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मैं स्वर्गीय ताऊ देवलाल जो रेडियो वगैरह करते थे, तो उन रेडियो में मैं शुरू से जाता था विद्यार्थी जीवन से। तो उसमें उसके बाद मैंने युवा सेवा समिति बनाई अपने गाँव में, तो समाज सेवा के कार्य की, आहिस्ते आहिस्ते उस समाज सेवा का मुझे फल मिला, लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया। उसके बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, वो दूसरी बात है। जिला परिषद का चुनाव लड़ने से पहले मैंने घोषणा की थी कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, कल्याण विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार थे। धन्यवाद। तो ये थी कल्याण विधानसभा की राजनीतिक, इस बार किसका खेल बिगड़ा का, कौन जीता, हम नेता होता है, हम बातचीत करते हैं। तो इसकी बात में कितना दाम है और क्या कुछ मुझे रहेगी भाई की, तो केला देखो, उस बार कमेंट कर अपनी राय जरूर रखियो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।